सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप अपन पढ़ रहे थे और अफ्रीका महाद्वीप का मैप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा क्या हुआ, हाँ जी, अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र का अपन गहन अध्ययन कर रहे थे, ध्यान ही नहीं। और गहन अध्ययन करते करते अपन लोग पहुंचे थे कहाँ तक? अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर के तट पे कौन कौन से देश हैं ये अपन ने देखे। उसके बाद फिर अपन बात करें तो हिंद महासागर के तट पे कौन कौन से हैं ये अपन ने देखे। और हिंद महासागर के तट पे कौन कौन से हैं इनको देखने के बाद में अब अपन देखेंगे कि अटलांटिक के तट पे कौन कौन से हैं और अटलांटिक में स्पेशल उत्तरी अटलांटिक के तट पर कौन कौन से देश हैं। इनको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक के तट पे कौन कौन से देश हैं, इनको अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चले करें प्रारंभ। मैं थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे लिखवा दूंगा, वैसे आप देखते चले। क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर मैप का जरूरी नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ, अगर आ जाए अपने पास तो मैं ले लेता हूँ। कोशिश तो की थी, बोर्ड में क्लियर आ जाएगा, ये नहीं आया तो नहीं आया तो अपन और कोशिश करते हैं कि क्लियर मैप आ जाए। अच्छा, कल अपन बातें हुई, देश पढ़ रहे थे, अफ्रीका के चारों तरफ की स्थितियां अपन ने देखी। आज उन्हीं बातों को अपन क्या करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैप लगा लेते हैं। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं इसी मैप के साथ में। हाँ, ये आपका इधर हेडिंग लगाइए आप, फिर अपन देख लेंगे। अटलांटिक के तट पर अफ्रीकी देश। अटलांटिक के तट पे कौन कौन से अफ्रीकी देश हैं इनको लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। एक तो आपने देखा ये मोरक्को था, जो कि मोरक्को अल्जीरिया अपन ने कल देखे थे, जो किसके तट पे है? आपके भूमध्य सागर के तट पे है। तो लिखना क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिएगा। एक तो मोरक्को, ये अटलांटिक के तट पर है, किसके देश? तो आप कहेंगे अफ्रीका के देश है। उसके बाद में देखते हैं तो पश्चिमी सहारा। उसके बाद में यहाँ पे देश आ रहा है मारिटानिया। मारिटानिया के बाद में जैसे आप नीचे आते हैं सेनेगल, ये आ रहा है सेनेगल। सेनेगल से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका देश आ रहा है गाम्बिया। गाम्बिया के बाद में नीचे आए तो एक देश आ रहा है गिनी बिसाऊ। कौन सा है? गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ के बाद में जैसे आप नीचे आते हैं तो एक देश आता है गिनी, फिर एक देश आता है सियरा लियोन। अफ्रीका का मैप देखेंगे एक एक, ये सियरा लियोन रहा। सियरा लियोन के बाद आता है लाइबेरिया। सियरा लियोन के बाद क्या है? लाइबेरिया। लाइबेरिया के बाद में फिर अफ्रीका का जो मैप है उसके अंदर द्वीप आता है आइवरी कोस्ट, छोटे छोटे देश हैं आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के बाद में फिर द्वीप आता है, देश आता है घाना। अब यहां कई बार आ जाता है, इधर से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री और लिखना इसकी राजधानी अक्रा, इसकी राजधानी अक्रा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। इसकी राजधानी अक्रा किस पर स्थित है? ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। यानी जो 0 डिग्री विश्व की मानक समय रेखा जिसे कहते हैं, वो विश्व की मानक समय रेखा ये वाली है और इधर से गुजरती है और यहीं पर घाना की राजधानी अक्रा, ये जो कोड देख पा रहे हैं, दिखने लगा थोड़ा, इसकी राजधानी अक्रा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, याद रखिएगा। घाना के बाद में आपको याद रखना है टोगो के बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है बेनिन। उसके बाद में नाइजीरिया। मैप की लोकेशन देखते चल रहे हैं। नाइजीरिया के बाद में कैमरून यहाँ ज्वालामुखी पर्वत अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में इक्वेगिनी, ये अटलांटिक के तट पे चले। फिर गेबोन, उसके बाद में कांगो। गेबोन के बाद में कांगो। उसके बाद में नेक्स्ट इसी क्रम में लिखते चला, कांगो गणतंत्र, उसके बाद अंगोला, उसके बाद नामीबिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। ये सारे के सारे किसके तट पर है? जैसे अटलांटिक के तट पर है। अटलांटिक के तट पर, इस पे किसके तट पे? अटलांटिक के तट पे। ये वाला देख पा रहे हैं साउथ अफ्रीका, पूरा का पूरा दक्षिण अफ्रीका। ये वाला देख पा रहे हैं नामीबिया है। नामीबिया से ऊपर देख पा रहे हैं तो अंगोला है। अंगोला के बाद में कांगो गणतंत्र आ जाता है। उसके बाद में कांगो है, फिर आपका गेबोन है, गेबोन के बाद में इक्वेगिनी है, उसके बाद कैमरून है, उसके बाद फिर नाइजीरिया है, उसके बाद फिर बेनिन है। ये बेनिन वगैरह छोटे छोटे देश है। लेकिन अब एक बार मोटा मोटी में से सारे याद नहीं भी हो पाएंगे तो कम से कम आपको अफ्रीका के देशों के बारे में कुछ कुछ जो जानकारी है वो तो आपको जरूर मिल पाएंगी और मिलनी चाहिए। याद नहीं तो नाम ही आपके सामने आएंगे, है ना? तो लिखिएगा इतना, याद नहीं करना है, ये बता देता हूं मैं। क्या कहा मैंने? याद नहीं करना है। किसने कहा याद करना है? ये तो केवल अफ्रीका महाद्वीप को समझने के लिए है।
हैं आगे। तो अटलांटिक के तट पर अफ्रीका के देशों में मोरक्को, पश्चिम सहारा, मॉरिटेनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन, कांगो, कांगो गणतंत्र, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। चले ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना क्या, अब एक बार रिपीट करते हैं वापस, ध्यान से देखते चलना, इसमें थोड़ा कुछ लिखा है। ये कौन सा था यहाँ पे मोरक्को, ध्यान से देखते चलना, क्यों रिपीट कर रहा है मोरक्को यहाँ पे आता है। मोरक्को महत्वपूर्ण देश है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद में वेस्टर्न सहारा बोले तो पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद में मेन मॉरिटेनिया, ये याद रखना। इसके बाद सेनेगल नाम का देश आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर गिनी बिसाऊ और गिनी छोड़ दो, सियरा लियोन याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप जब मध्य अटलांटिक कटक पढ़ेंगे तो वहां पे सियरा लियोन वहां की चर्चा होगी। सियरा लियोन अगर देश पता रहेगा तो सियरा लियोन हमारा आसानी से करेंगे। उसके बाद लाइबेरिया याद रखना है, फिर आपका आइवरी कोस्ट याद रखना है, घाना। और ये जो घाना है यहाँ पे, घाना घाना की राजधानी कौन सी बनाई थी? अकरा। अकरा, इसी अकरा से ये गुजर रही मध्यान्ह देशांतर जिसे कहते हैं, जिसे अपन विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। ये वाली आ रही, ये वाली लाइन कहां से? अकरा से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? अकरा से गुजर रही है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन, तो अपने पास और बातें आएंगी, कौन कौन से देखते हैं। फिर देखो इसमें थोड़ा ऊपर करते हैं। यहां पर अपने पास है बेनिन, बेनिन के बाद में फिर आगे चले तो पूरा का पूरा नाइजीरिया, बिल्कुल सही है। नाइजीरिया के बाद में आगे चले तो अपने पास आया यहाँ पे गेबोन, गेबोन के बाद में ये आया कांगो, येलो वाला, और ये अलग कलर में ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। उसके बाद में आगे आया तो अंगोला, अंगोला के बाद में अपने पास आया नामीबिया, और नामीबिया के बाद में बिल्कुल साउथ पॉइंट पे अपने पास क्या आ गया? अफ्रीका आ गया। अफ्रीका कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका कौन सा आया? दक्षिण अफ्रीका, याद रखना आपको, ये इसके अंदर है, ठीक बात है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये नीचे वाली स्थिति आपको याद रखनी, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर एक मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे, और वो मरुस्थल जो यहाँ रहने वाला है वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे यहाँ मरुस्थल आएगा कालाहारी मरुस्थल। फिर इधर वाले देश का देखे मोजाम्बिक हो गया, मोजाम्बिक के बाद में अपनी बात आती है तो अपन कहेंगे सर यहाँ पे आ गया आपका मोजाम्बिक के बाद में ये कंप्लीट तंजानिया आ गया, और तंजानिया के तट पे दर ए सलाम एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में यहाँ का काम कर रहा है। उसके बाद में फिर केन्या को पढ़ा, उसके बाद सोमालिया को पढ़ा, जिसे डाकुओं का देश कहते हैं। और बाकी फिर आंतरिक है, बोले तो स्थल रुद्ध देश है जिनके अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलेगा, अब सुनना, अब जैसे आगे बढ़ेंगे पर वैसे आप पाएंगे ये वाला पॉइंट एक को देख पा रहे हैं इधर और इधर, ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आता है भूमध्य सागर, यहाँ पे आता है अटलांटिक महासागर। पीछे वाले में पे देखें आप, यहाँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। एक दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है ये आपको यहाँ देख लेनी, बस और कुछ नहीं देखना। ये वाली कौन सी स्थिति है? तो आप कहेंगे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आता है अटलांटिक सागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों के बीच में एक जल संधि है। अब उस जल संधि का नाम आता है जिब्राल्टर जल संधि, याद कर लेना, काफी दफा पेपर में पूछी जाती है। यहाँ पे आप कहेंगे एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम क्या आएगा? तो आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि। तो नेक्स्ट लिखना, यहां लिखता हूं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में, तो आप कहेंगे अटलांटिक सागर, महासागर और शायद केंद्र भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि, पहली बात तो इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। जल संधि दो जल भागों को जोड़ दे वही जल संधि, और इस वाले भाग को इस वाले भाग से जोड़ रही है, कौन सी? जिब्राल्टर की जल संधि। तो इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नंबर 1 बात, ये किस किस के बीच में है? ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। तो क्या लिखना? यह है भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के बीच है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। और एक बात और याद रखनी, वो क्या? कि ये महाद्वीपों के बीच में भी है, अफ्रीका और यूरोप, है ना? तो लिखना यह है अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के मध्य में है। इधर लिख देता हूं, यह है अफ्रीका व यूरोप महाद्वीप के मध्य है। एक बात और लिखना, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश? मोरक्को, और यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश? स्पेन। यानी ये जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच में है। तो नेक्स्ट लिखना, जिब्राल्टर जल संधि स्थिति मोरक्को अफ्रीका का देश है, व स्पेन जो कि यूरोप का देश है, स्पेन के मध्य है। यानी आपको सीधी सी बात याद रखनी, ये वाला एरिया क्या है? ये वाला यहां जो जल संधि है ये जिब्राल्टर की जल संधि है, और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, और अटलांटिक से जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक का जल भूमध्य सागर में इसके माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद में ये अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच है, और जिब्राल्टर की जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच है। किसके बीच है? मोरक्को और स्पेन के बीच। याद रहेगा इतना? रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा? ठीक है।
सर जी बोल बोल कर नोट्स पढ़ाओ, ये तीसरे वाले बच्चों का काम मेरे से नहीं होगा। दूसरे तीसरे के बच्चों को लिखवाते हैं ना बोल बोल, क्या लिखो बेटा, राम आम खाता है, ओके, उसके बाद लिखो राम बाजार गया, कोमा लगाओ, आया कोमा लगाओ, फिर गया। ये देखो ये गलत बात। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी में ये चीज अच्छे ढंग से स्पष्ट कर लेना, इस चीज की मेच्योरिटी आपके अंदर हो जानी चाहिए। उस लेवल से बाहर निकलो, 10वीं 12वीं के लेवल से थोड़ा बाहर आओ और बोल बोल के नोट्स। हो सकता है काफी सारे टीचर लिखवाते होंगे, लेकिन मैंने आज दिन तक नहीं लिखवाए और ना ही मुझे वैसे लिखवाना अच्छा लगता। ठीक है, चीजें एक एक अपन क्लियर करते हुए चले, कहा क्या है, अब एक एक लाइन थोड़ी लिखो। हाँ नहीं लिखे तब तो अपन कह सकते हैं कि सर आपने लिखा नहीं है ना, ये बात समझिए। बाद में पीडीएफ आती है, आराम से उससे देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, इन दोनों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। भूमध्य सागर अटलांटिक सागर के बीच में आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भूमध्य सागर, अब यहाँ पे एक सागर आता है जिसका नाम है लाल सागर। ये वाला जो आप सागर देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, लाल सागर कहते हैं। भूमध्य सागर ये रहा, लाल सागर ये रहा, और इनके बीच में एक आप कहेंगे नहर, जिसका नाम आता है स्वेज नहर। तो आपको लिखना है, अब लिखो स्वेज नहर, स्वेज नहर। स्वेज नहर में भूला याद रखना, भूला, भूमध्य सागर और लाल सागर। ओके चले, भूमध्य सागर से लाल सागर एक आएगी पनामा नहर। जब अपन उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर एक नहर का नाम लिखेंगे, वो कौन सी, पनामा नहर। ये कौन सी नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो आपका उत्तर आएगा स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। यहाँ केवल एक जल संधि के रूप में अपने को पढ़ना है। स्वेज नहर का से अपन जब ईश्वर का परिवार अध्ययन करते हैं वहां पर इसका अध्ययन आता है कि इसमें कौन कौन से बंदरगाह है, कौन कौन से इसके अंदर कब बनी, कैसे बनी, वो सारी चीजें यहाँ केवल इतना पढ़ना है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है कौन सी नहर, स्वेज नहर। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखना, यहाँ लिखना नेक्स्ट, बाबा अल मदेब जल संधि, बाबा अल मदेब जल संधि। इसमें लिखना लाल सागर, ये लाल सागर रहा पूरा, ये अदम की खाड़ी रही, लाल सागर वह अदम की खाड़ी के बीच में बाबा अल मदेब जल संधि है, बाबा अल मदेब जल संधि है। यानी बाबा अल मदेब जल संधि किस किसके बीच में है, तो आपका उत्तर बनेगा लाल सागर और अदम की खाड़ी के बीच में बाबा अल मदेब जल संधि। ठीक है, चले आगे, चल लिखो, इतना लिखो। ओके जी, आपका तरीका सही है, ओके एकदम बिल्कुल। इस तरीके से आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी ना। इतना लिखा है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत, 3 जल संज्ञा लिखनी, जिब्राल्टर, स्वेज नहर, बाबा अल मदेब जल संधि। ठीक है, और जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, चले आगे चलते हैं। लिख पाए ना, अब लिखना नेक्स्ट, हेडिंग लगाना, अफ्रीका के मरुस्थल। क्या हेडिंग लगाओगे, पहले हेडिंग लगाना फिर एक एक बातें लिखें। हेडिंग लगाओ, अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थल, ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको एक कच्चा मैप दे देता हूं और फिर थोड़ा सा सही समझ आएगा। ये रहा, इस मैप को एक बार देखें आप, ये अफ्रीका का मैप है बिल्कुल ऐसे, और अफ्रीका के मैप में आपको मरुस्थल देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो एरिया है ये कौन से मरुस्थल का एरिया है, ये सहारा मरुस्थल है। उसके बाद यहां एक मरुस्थल आता है लीबिया मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल। उसके बाद यहां एक एरिया आता है मरुस्थल का साहिल मरुस्थल, यहां एक मरुस्थल आता है जिसे कहते हैं नामीबिया मरुस्थल, और एक मरुस्थल यहां आता है काला हारी मरुस्थल। कुल मिला के आप कहेंगे अफ्रीका में 5 मरुस्थल है, और 5 में से 2 ज्यादा चर्चित है, एक तो सहारा और एक काला। बनाएंगे देखो, अफ्रीका में बनाना बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे। जरूरी थोड़ी है कि किताब में जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाएंगे, अपने हिसाब से बना लो। अपने को तो बस अफ्रीका प्रतीक रूप में याद करना कि हाँ ये अफ्रीका, सहारा इधर है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न अलग तरीके से दे देता है, वो आपकी समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं कि सहारा मरुस्थल की स्थिति है उत्तर अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अब अपने रट्टा तो भले मर्जी जोरदार लगा लिया कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि वो उत्तर अफ्रीका में है कि दक्षिण अफ्रीका में। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, सहारा मरुस्थल उत्तर अफ्रीका में है, काला मरुस्थल की बात करते हैं ये दक्षिण में है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका का मतलब अफ्रीका के 2 पार्ट करें, उत्तर और दक्षिण, यहाँ केवल दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं हो रही। साहिल मरुस्थल मध्य अफ्रीका में है, बात करें सहारा मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल ये उत्तर अफ्रीका के अंदर है, इतना आपको याद रखना है। चले आगे चलते हैं, बहुत बड़ा मरुस्थल। अब प्रश्न बनेगा आपका कि अफ्रीका के मरुस्थलों में ये पूरा का पूरा डेजर्ट दिख रहा है, वाला जो एरिया है कंप्लीट, इसे आप क्या कहते हैं, सहारा का मरुस्थल। तो यहां आप क्या लिखेंगे, वैसे लिखिए वहां पे एक ही बात है, ये सहारा मरुस्थल है। इसके बाद में कुछ हिस्सा ये इधर लीबिया मरुस्थल है, उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा आएगा, इसे साहिल मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो यहां पे कौन सा, नामीबिया मरुस्थल आता है।
और नामीबिया के बाद में यहाँ पे आपका कालाहारी आता है, कालाहारी मरुस्थल। बड़ी आराम से तसल्ली से चलेंगे, अपने को कोई भी जल्दी नहीं है किसी भी प्रकार की, आपका काम होता चले वैसे वैसे चलते चले। आप क्या करें इस वाले में को एक बार देखें और इसके ऊपर थोड़ा सा लिखें ये पांचों के पांचों मरुस्थल। फिर अपन क्या करते हैं एक एक की बात लिख लेते हैं, ठीक है? लिख पाए ना? हाँ, अब लिखना सहारा मरुस्थल। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तर अफ्रीका में फैला विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ब्रैकेट में लिखना 84 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व में जितने भी मरुस्थल है ये मरुस्थल। उसके बाद लिखना इसी मरुस्थल में वायु अपवाहन के कारण एक झील बनी हुई है जिसे चार झील कहते हैं। मतलब वायु अपवाहन का मतलब वायु का अपवाह हो गया, वायु उड़ गई, वायु के उड़ने से एक झील बनी हुई है जिसे चार झील कहते हैं। लीबिया, सहारा का ही उत्तरी भाग, साहिल में लिखा सहारा के दक्षिणी भाग को साहिल प्रदेश कहते हैं, जहां पिग्मी जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी। सबसे पूछा जाए बुशमैन कहां निवास करते हैं? सर बुशमैन कालाहारी में निवास करते हैं। बुशमैन कहां निवास करते हैं? कालाहारी में। कालाहारी का ही पार्ट कौन सा? नामीबिया। सारा मरुस्थल मेन आ गया, इसी का दक्षिणी हिस्सा साहिल प्रदेश कहलाएगा, सारा का उत्तरी भाग लीबिया मरुस्थल कहलाता है, और अलग-अलग देशों के अंदर इसको अलग-अलग छोटे-छोटे नामों से जाना जाता है, अलग-अलग। तो कालाहारी का उत्तरी भाग कौन सा है? नामीबिया मरुस्थल है। ओके, अब लिखिएगा कालाहारी। नेक्स्ट कालाहारी के बारे में क्या चीजें लिखेंगे? कालाहारी में लिखना कि यह नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका देशों में फैला हुआ है। लिखना यहां बुशमैन, अंडरलाइन कर लेना, जनजाति निवास करती है जिसका भोजन चींटी, अवैध दीमक है, दीमक भी है, भोजन दोनों भी खाते हैं, लेकिन जैसे इनका पसंदीदा भोजन चींटी और दीमक जो है ये इनका पसंदीदा भोजन है। इसकी बात कर रहे हैं कालाहारी की। और कालाहारी का ही अपन यूं कहें एक उत्तरी भाग कौन सा है? वो आपका नामीबिया है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की जब चर्चा होती है कौन सा मरुस्थल आता है? सहारा मरुस्थल आता है। सहारा मरुस्थल के अंदर इधर वाले भाग में बद्दू जनजाति निवास करती है और साहिल में पिग्मी जनजाति निवास करती है, कालाहारी में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो सहारा में आप लिख लेना यहां बद्दू लोग निवास करते हैं, अब किस तरीके से आप कहें कि इस अफ्रीका के मरुस्थल को भूल नहीं सकते और सीधे पर लाइन लिखे तो वहां तो भूलने के खतरे हैं, और खतरे ने भयंकर खतरे बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा बचो, समझदार बनो। अच्छा ओके, कहते हैं साहिल प्रदेश इसके ही दक्षिण भाग को। डेजर्ट पूरा का पूरा सहारा ही है। मैंने क्या कहा है? डेजर्ट पूरा का पूरा सहारा ही है। सहारा का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? साहिल मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं? साहिल, सहारा के दक्षिणी भाग को कहते हैं। ओके, तो लिखना नामीबिया में लिखना यह कालाहारी का ही भाग है। हॉटेनटॉट जनजाति ये यहां पाई जाती है। हॉटेनटॉट याद रखिएगा, कौन सी जनजाति पाई जाती है? हॉटेनटॉट। सहारा के दक्षिणी भाग में साहिल मरुस्थल है और उस साहिल मरुस्थल वाले भाग में, साहिल प्रदेश वाले भाग में पिग्मी जनजाति निवास करती है। ओके, लिखो आप इसको, फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं। याद रखना कालाहारी में शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है और नामीबिया में खोई जनजाति निवास करती है। दो फैक्टर आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? शुतुरमुर्ग देखने को मिलते हैं। और उसके बाद लिखना नीचे नामीबिया में एक अन्य जनजाति कोई भी पाई जाती है। अन्य जनजाति
कोई भी पाई जाति है। कोई जनजाति का नाम है, नामीबिया में कोई जनजाति भी एक अन्य जनजाति के रूप में पाई जाती है। तो ये बात अपने अफ्रीका के मस्तूल वगैरह को लेकर थी। नेक्स्ट सेशन में अपन अफ्रीका की नदियां और अफ्रीका की झीलें, दो चीजें करेंगे, लेकिन दोनों बड़े आराम से तसल्ली से करें, ये बता दें। ठीक है, कंप्लीट विश्व का भूगोल, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, आराम से तसल्ली से एक एक चीजों को समझते हुए अपन चलेंगे, क्योंकि राजस्थान का भूगोल अरावली तो है नहीं जो आपको अचानक से जल्दी से समझ आ जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें समझ आएंगे, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और फिर अपन थोड़ी लंबी क्लास भी लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।